नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज 17 सितंबर है, ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक है दो लिहाज से। आज पेरियार रामास्वामी का जन्मदिन है और बहुत सारे कुवत वाले ऐसे नेता हैं जो आज उनको बधाई दे रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम है, दिल्ली के मिनिस्टर हैं। नितिन राउत हैं, महाराष्ट्र के मिनिस्टर हैं। और पूरा देश जो इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, समानता और विज्ञान में भरोसा करता है, वो उनको सेलिब्रेट कर रहा है, वो उनका बर्थडे मना रहा है। दूसरा, आज इस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि उसको इस देश के युवा जो हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट डे, बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। और ये मना ही नहीं रहे हैं। सोचिए बीजेपी के पास इतना बड़ा आईटी सेल है, बीजेपी के पास करोड़ों कह रहे हैं मिस कॉल वाले कार्यकर्ता, उसके बाद भी बेरोजगार दिवस हिंदी में और नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे अंग्रेजी में सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। लगभग मिलियंस ऑफ पीपुल जो है, मिलियंस जो युवा है, करोड़ों युवा जो है उस पर ट्वीट कर रहे हैं। सोचिए दुनिया के अगर किसी देश में इस तरह की चीजें होती तो आज वो मुख्य खबरें होती अखबार में, टेलीविजन में, सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर। क्योंकि आजकल डिजिटल मीडिया तुरंत छपता है, सारे वेबसाइटों पर ये खबर होती और है भी। जनसत्ता जैसे वेबसाइट पर एक खबर है कि किस तरह से लोग विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात है कि लोग वीडियो बना के ही भेज रहे हैं, जैसे ताली थाली बजाया था, उसके बाद टॉर्च जलाया, उसके बाद आज उन्होंने वीडियो भी बनाए हैं। दो तरह से हैं कि सोचिए कि इतनी किरकिरी जो है मनमोहन सिंह के दूसरे दौर में भी नहीं हुई थी, जबकि उनका कंस्ट्रक्टिव आईटी सेल नहीं था। बीजेपी आरएसएस का एक आईटी सेल है, जातीय उन्माद है, धार्मिक उन्माद है। उसके बाद भी जिस तरह से प्रधानमंत्री की वो आलोचना कर रहे हैं, लगता है कि एक परत तो टूट रही है। लेकिन मैं इस बात को लेकर श्योर हूं कि अभी मैक्सिमम जो विरोधी हैं वो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के ही युवा हैं, क्योंकि सरकार ने उनके ही पैरों से जमीन खिसका दी है। निजीकरण के नाम पर आरक्षण खत्म हो रहा है, मजहब के नाम पर मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है और जाति व्यवस्था को बनाया जा रहा है। लेकिन एक समय आएगा जब जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है, जिसकी नौकरियां जा रही है, जिसके छोटे छोटे रोजगार जा रहे हैं, जो गरीबी के गर्त में घुसे जा रहे हैं, और जो भले शहर में रहते हो लेकिन जिनकी बहुत सारी नौकरियां जा रही है, वो भी सरकार के खिलाफ आएंगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अब बात कुछ करते हैं मॉनसून सेशन की जो पार्लियामेंट में चल रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, 17,000 पन्नों की चार्जशीट उमर खालिद के खिलाफ और दिल्ली दंगों के खिलाफ दाखिल हुई है। मोइना मित्रा ने शेयर किया है कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, सरकार के पास डेटा नहीं है। कितने लोग लॉकडाउन के दौरान मरे प्रवासी मजदूर, उसका डेटा नहीं है। कितने स्वास्थ्य कर्मचारी मरे हैं, कितने की मौत हुई है, उसका डेटा तक नहीं है। तो सोचिए किसी भी तरह का गृह मंत्रालय के पास डेटा नहीं है, लेकिन 17,000 की पेज की चार्जशीट जो है वो है। उमर खालिद ने एक वीडियो जारी कर दिया था, मैं चाहूंगा मेरे एडिटर उस वीडियो को सोलो लगा दें, दूसरे वीडियो में भी अगर इसमें न लगाना चाहते। और बहुत सारे जगहों से विरोध प्रदर्शन आए हैं जो आज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार के लेकर। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल वैसी ही है, वहां लगातार हत्याओं का दौर जारी है, लगातार गोली मारी जा रही है। लेकिन सबसे खतरनाक है कि किस स्तर पे काम हो रहा है। आप सोचिए कि सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं कर रही है जिससे ये लगे कि कम से कम वो सिंसियर है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने एजेंडे पर काम कर रही है, चाहे वो राम मंदिर का एजेंडा हो, धारा 370 का एजेंडा हो, या मुसलमानों को दंगाई ठहराने की कोशिश हो। चाहे वो अब उमर खालिद को जेल में डाल दिया गया है जबकि वो दिल्ली में थे नहीं, चाहे वो कफिल खान को जिस तरह से, तो लगातार उनको परेशान किया जा रहा है। जिस तरह से यूपी की सरकार ने एक कानून पास किया है वो बहुत खतरनाक है। लेकिन समझना पड़ेगा ये, इसका जो जाति विमर्श है उसको आपको समझना पड़ेगा कि क्या ये जो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर कैंपेन चल रहा है, क्या इसमें जनरल कैटेगरी के वो युवा जो इन्फ्लुएंस रखते हैं, जो ताकत रखते हैं, क्या वो शामिल है? ये सर्वे का विषय है। मुझे लगता है अभी वो इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि उनको अभी उतनी मुश्किल के हालात का सामना नहीं करना पड़ा है, क्योंकि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी सेफ पोजीशन होती है, उनको अनटचेबिलिटी नहीं झेलना पड़ता है। आज भी 97,000 कोरोना के मरीज आए हैं, 1100 से ज्यादा मौत हुई है। टोटल 51 लाख मरीज हो गए हैं, 10 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। लोग डायलमा में हैं, लोग मर रहे हैं। मैं खुद कोरोना पॉजिटिव सफर कर रहा हूं, लेकिन आपको अस्पतालों में न तो ऑक्सीजन मिलेगा,
अभी मैं एक मध्य प्रदेश में जबलपुर का वीडियो देख रहा था कि मिश्रा जी की पत्नी किस तरह से रो रही थी कि साधारण ऑक्सीजन न मिलने की वजह से एक उनके पति की मौत हो गई। तो पूरे देश में इस तरह के हकीकत है और आंकड़े छुपाए जा रहा है, जांच नहीं किया जा रहा है, रैपिड टेस्ट नहीं किया जा रहा है। लब्बुलुआब है कि दिल्ली सरकार थोड़ी बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन आरएमएल, एम्स, लेडी हार्डिंग जो केंद्र की जो अस्पतालें हैं, जो केंद्र सेंट्रल हॉस्पिटल्स हैं, उसमें कोई ध्यान देने वाला नहीं है। दिल्ली सरकार चूंकि दिल्ली का जरूर लगातार कोशिश कर रही है, क्योंकि उनको लगातार चुनाव लड़ना है। मनीष सिसोदिया जो है वो कोरोना से इफेक्टेड है, वो खुद अभी घर में होम क्वारंटाइन। उन्होंने एक पोस्ट लिखा है कि मैं कल्पना कर सकता हूं कि जिन लोगों के साथ जाति के नाम पर अछूत जैसा व्यवहार किया गया है हजारों सालों से, उनके दर्द की आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर आपको वो महसूस करना है तो कोरोना के नाम पर आप वैज्ञानिक तरीके से 10 दिन जो है वो लॉकडाउन में अपनी जिंदगी गुजार के देखिए। तो सोचिए कि कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है। लेकिन दिल्ली सरकार के अस्पतालों में थोड़ी बहुत कोशिश की जा रही है, रैपिड टेस्ट किए जा रहे हैं, तेज वाले टेस्ट किए जा रहे हैं। ये दिल्ली की हालत है। बिहार में रिकवरी रेट बहुत तेज है जो कोरोना के मरीज है, चूंकि वहाँ के लोगों का इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, मेहनत कश लोग होते हैं, किसान होते हैं, मजदूर होते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, जो लोग कोरोना को लेकर संसद में बहस नहीं कर रहे हैं, कोरोना जब जिस तरीके से फैल रहा है और जो व्हाइट कॉलर जॉब आए लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो शहरों में रहते हैं, जिनका डायबिटीज है, जिनका वेट बढ़ा हुआ है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जो रेगुलर फिजिकल फिटनेस नहीं है, उनके लिए आने वाले समय में बहुत मुश्किल बढ़ने वाली है। इसलिए आपको इस मुद्दे पर सचेत रहना पड़ेगा। अगर आपको वेंटिलेटर नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो आपको मुश्किलें बढ़ने वाली है। नितिन गडकरी खुद कोरोना हो गया, उनको लगातार कोरोना हो रहा है, तो इस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। सरकार अभी भी आपको मुद्दे से ड्रिल कर रही है। अभी भी कोशिश हो रही है कि कंगना के रनौत का मामला हो या सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, इस पर बात की जाए। लेकिन सोचिए, दुनिया के किसी देश में अगर मिलियंस ऑफ पीपुल, अगर करोड़ों लोग ट्रेंड कराते अनएम्प्लॉयमेंट, तो आज पूरे देश में वो चर्चा का विषय होता, संसद में उस पर बहस हो रहा होता। लेकिन एक बात तो मान लीजिए कि सरकार जो है वो आरएसएस के एजेंडे पर चल रही है, और जो जातिवाद और जो धार्मिक ध्रुवीकरण है उसको लेकर इसका एजेंडा है। और मुझे ताज्जुब होता है जब अखिलेश यादव, मायावती जैसे लोग उस एजेंडे में फंस जाते हैं। मायावती से याद आया, सोचिए यूपी के ग्रेटर नोएडा में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो SC ST के लिए छात्रावास बनाए थे, हॉस्टल्स बनाए थे, उसको विदेशी अवैध नागरिकों के लिए खोल दिया गया। हापुड़ में उन्होंने जो SC ST के लिए हॉस्टल बनाया था, जिसमें रह के लोग UPSC SC की तैयारी करते थे, उसमें से 63 बच्चे यूपी में उन्होंने क्वालिफाई किया, जो मेरी जानकारी है, जो ट्विटर फेसबुक पर मैंने देखा है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से, मायावती ने जब मुख्यमंत्री के तौर पे जो बड़े अद्भुत काम किए थे, उसमें जो कांसीराम मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल था, बुद्धा यूनिवर्सिटी थी, उसके बाद सावित्रीबाई फुले इंटर कॉलेज थे, और उन्होंने NCR में बहुत सारे संस्थान बनाए थे। अब यूपी में सरकार जो है उसको वो कर रही है, वो वहाँ हॉस्टल्स न रख के SC ST के बच्चों के लिए हॉस्टल्स था, हॉस्टल्स को हटा करके वो अवैध जो विदेशी नागरिक हैं उनके रखने का इंतजाम कर रही है। तो ये सरकार कर कुछ नहीं रही है, बस कोशिश इसकी है कि पढ़ाई लिखाई से लोगों को काट दिया जाए, लोगों को मजदूर बना दिया जाए, लाचार बेबस बना दिया जाए, पेट भरना ही वो अपना विकास समझने लगे। तो हायर एजुकेशन खत्म किया जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट खत्म किया जा रहा है, सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही है, कंपनी बेची जा रही है। लेकिन अभी भी इसके खिलाफ एक बड़ा तबका है इस देश में जो जाति के आधार पर और मजहब के आधार पर इस सरकार के साथ है, क्योंकि उसको लगता है कि आरक्षण गलत है, SC ST OBC माइनॉरिटी के कंसेप्ट को खत्म किया जाए। इवन उनको संविधान से ही प्रॉब्लम है, उनको लगता है कि जो जातीय वर्चस्व था उनका वो खत्म हो रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इतना आसान नहीं है संविधान को खत्म करना, डेमोक्रेसी को खत्म करना। लेकिन सरकार मुसलमानों को, SC ST OBC माइनॉरिटी को खत्म करने के चक्कर में, जो कि एक बड़ा तबका है, जो आपकी फैक्ट्री चलाता है, आपका खेत जोतता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी है, अगर उसको परेशान करने के चक्कर में आप अगर सिर्फ ये चाहेंगे कि 15%, 10% लोगों को ही सुदृढ़ करे, मजबूत करे, तो वो भी उसके चपेट में आएंगे। फैक्ट्रियां बंद होंगी तो उनका भी नुकसान होगा, कल कारखाने बंद होंगे तो उनका भी नुकसान होगा। लेकिन इनको मजदूर बनाने की तो कोशिश हो रही है। लेकिन सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि लॉकडाउन में डेटा नहीं है सरकार के पास। जो स्वास्थ्य कर्मचारी जो अफेक्टेड हुए हैं कोरोना से, उनको कैसे वो मुआवजा देंगे, उनको कैसे मदद पहुंचाएंगे, उनका तक डेटा नहीं है गृह मंत्रालय के पास।
और सबसे बड़ा अभी भी अमित शाह की मौत पर चुप्पी है, माफ कीजिएगा, अमित शाह की बीमारी पर चुप्पी है। मैं माफी चाहता हूं। सोचिए, सुषमा स्वराज की बीमारी पर लंबे समय तक चुप्पी रखी गई, अरुण जेटली की बीमारी पर लंबे समय तक चुप्पी रखी गई, वो लोग मंत्रिमंडल में बने रहे। सुषमा स्वराज बाद में चुनाव लड़ने से उन्होंने मना कर दिया था। अमित शाह की बीमारी पर लगातार चुप्पी है। 1 अगस्त से गृह मंत्रालय का पोर्टफोलियो बिल्कुल खाली चल रहा है। रिजिजू हैं और माफ कीजिएगा नित्यानंद राय हैं, स्टेट ऑफ मिनिस्टर होम मिनिस्ट्री हैं, वो लगातार इस पर बात कर रहे हैं। मैं एक बार फिर माफी चाह रहा हूं। अमित शाह एम्स में एडमिट है, वो जल्दी स्वस्थ हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए, मैं ये कामना करता हूं। लेकिन ये 1.5 महीने से जिस तरह से इस देश को गृह मंत्रालय खाली है, उस पर सवाल उठना चाहिए कि आखिर उनके हेल्थ को लेकर क्यों नहीं बुलेटिन बताया जा रहा है, क्यों नहीं देश को साफ किया जा रहा है। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, मानसून सत्र, उसमें क्यों नहीं बताया जा रहा है। तो ये सरकार जितना आपको दिखाती है उससे कहीं ज्यादा छुपाती है। और इसलिए राजेंद्र सिंह की लाइन में कोट करता हूं कि ये सरकार जो आपको दिखाती है वो दरअसल खबर नहीं, प्रचार है। अखबार और मीडिया को मैनेज करने में सरकार अब तक कामयाब रही, लेकिन सोशल मीडिया को मैनेज नहीं कर पा रही है और उस पर सरकार के खिलाफ लगातार गुस्सा बढ़ रहा है, फूट रहा है। सड़कों पर भी लोग निकल रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन जो विपक्षी नेता हैं, उनके तरफ से कहीं ना कहीं एक बड़ी चुप्पी है। पार्लियामेंट में भी अभी तक चीन के मामले पर थोड़ी सी सार्थक बहस हो पाई है। उस पर राजनाथ सिंह ने साफ साफ कहा है कि घुसपैठ हुई है, इन्फिल्ट्रेशन हुई है, लेकिन गृह मंत्रालय कह रहा है कि पिछले 6 महीने से कोई घुसपैठ नहीं हुई है। प्रधानमंत्री, तो ये सरकार कंट्राडिक्शन की है। तो कहीं ना कहीं जो एथिक्स है, जो लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पार्लियामेंट में आप झूठ नहीं बोल सकते, इन सब चीजों को धज्जियां उड़ाया जा रहा है। तो कहीं कोई रूल रेगुलेशंस को नहीं फॉलो किया जा रहा और ये हर वो संवेदनशील आदमी समझ रहा है जो इस मुद्दे से है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि जो ये सब सवाल पूछने की जिनकी ताकत होती है, मीडिया, अखबार और टेलीविजन, वो इस सरकार के साथ बने हुए हैं। इसलिए आपको कोई भी मुद्दा, चाहे कोरोना हो, बेरोजगारी हो, चाहे भुखमरी हो, गरीबी हो, जीडीपी हो, ये सब मुद्दा आपको सामने नहीं आता है। आज भी अखबार, टेलीविजन लगातार प्रधानमंत्री के 70वें जन्मदिन को महिमा मंडन कर रहे हैं, लेकिन इस देश के जो मैक्सिमम युवा हैं वो इसको बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। और ये एक चौंकाने वाली खबर है और सोशल मीडिया इसको काउंटर कर रहा है। लेकिन एक बात तो साफ है कि टीवी, अखबार अभी भी प्रधानमंत्री के साथ है, दबाव में है, लाचार है, बेबस है। और जो सवर्ण समाज के लोग हैं, युवा हैं, वो अभी मोदी जी के साथ बने हुए। देखना पड़ेगा कि वो किस हद तक बने रहते हैं। लेकिन अगर यही इसी तरह के रवैया रहा सरकार का, तो वोट के लिहाज से सरकार के लिए बहुत नुकसान होगा। यूपी चुनाव, बिहार चुनाव है, उसके बाद यूपी में चुनाव होगा, पश्चिम बंगाल में चुनाव होगा। सरकार की मुश्किल बढ़ सकती है क्योंकि उससे युवा नाराज है। वो युवा, खासकर ओबीसी के युवा, शेड्यूल कास्ट के युवा, जो लगातार मोदी के नाम पर और जिस तरह से बड़े बड़े वादे किए गए थे, 15 लाख और स्मार्ट सिटी और बड़े बड़े जॉब, उसके नाम पर जो उसकी तरफ गए थे, उनका मोह भंग हो रहा है। तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है क्योंकि वोट के लिहाज से SC ST OBC माइनॉरिटी जो है बहुत मजबूत है। एक बार फिर से पेरियार रामास्वामी का जन्म दिवस है आज, और मैं फिर कह रहा हूँ, दक्षिण के सुकरात और इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, समानता, हर तरह के कर्मकांड के खिलाफ वो कहते थे कि जिसने धर्म बनाया वो शातिर है, जो उसको मानता है वो लाचार है, बेबस है, और जो उसको कैरी फॉरवर्ड करता है वो बहुत ही होशियार, धूर्त है। तो और एक लाइन वो कहते थे, मैं उस धर्म को लात मारूंगा जो धर्म मुझे नीचे कहता है। सुकरात की एक और बहुत मार्मिक लाइन है कि मैं किसी समाज की को अच्छा तभी मानूंगा जब वहाँ महिलाएं आराम से घूम सके। तो सुकरात, पेरियार रामास्वामी, जिनकी पूरी राजनीति जिनके आसपास तमिलनाडु की घूमती है, इस देश में ऐसे टेम्परामेंट, साइंस वैज्ञानिक टेम्परामेंट के लोग की ज़रूरत है। फिलहाल RSS ने बहुत कोशिश की है इस तरह के लोगों के जन्मदिन के मौके पर तमाम तरह के कर्मकांड को आगे बढ़ाने का, लेकिन जैसे जैसे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग पढ़ लिख रहे हैं वो जमा हो रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दौलत राम कॉलेज में जिस तरह से डॉक्टर रितु को अपॉइंटमेंट नहीं किया जा रहा, वहाँ लगातार गुस्सा विरोध बढ़ता जा रहा है और देश भर के बहुजन युवा जो हैं वो विरोध कर रहे हैं। मैं क्वारंटाइन की वजह से वहाँ नहीं जा सकता, लेकिन रिपोर्ट्स उसकी जरूर दिखाऊंगा, उस पर बात जरूर करूंगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।